जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की रजिस्ट्रेशन एक्ट की क्लास नंबर कौन सी है? अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट साल कौन सा है? 1908। पिछली क्लास में हमने आपको क्या कुछ पढ़ाया था, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको आज जो पेंडिंग पोर्शंस हैं वो पढ़ाएंगे। एक और क्लास हम लोग अपनी करेंगे जिसके अंदर में हम आपको कुछ चीज़ों को लिखवाएंगे, फाइनल नोट्स आपके साथ में शेयर करेंगे और पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। एक बार क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसको रिकैप करते हैं। हमने आपको सबसे पहले ये सिखाया था कि रजिस्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी ना हो सके, फ्रॉड ना हो सके, प्लस एक रिकॉर्ड हमारे पास में प्रिजर्व्ड रहे हर एक चीज़ का। ठीक है, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था कि रजिस्ट्रेशन कितने समय में कराना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन जब भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके 4 महीने के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया कि अगर कोई कॉपी ऑफ अ डिक्री या ऑर्डर है, डिक्री या ऑर्डर यानी जो कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोर्ट का डिसीजन या कोर्ट के ऑर्डर को आप जब ऑर्डर आया तब से 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। सेक्शन 23A री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डील करता था और इसने कहा कि अगर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन वाज नॉट डन बाय द कंपीटेंट पार्टीज, किसी ने गलत रजिस्ट्रेशन करवा लिया या देयर वाज सम एरर इन द री रजिस्ट्रेशन, देन it can be re-registered within 4 months from when the such fact या फिर from when the party claiming under the document became aware of such fact। यानी जब हम उस डॉक्यूमेंट को क्लेम कर रहे थे और हमें उस फैक्ट की जानकारी मिल गई कि इसमें कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ी है या कंपिटेंट पर्सन ने उसको रजिस्टर नहीं कराया है, तो जब जानकारी मिली तब से 4 महीने के अंदर अंदर उसको री रजिस्टर कराया जा सकता है। ऐसा 23A में लिखा हुआ था। 24 में लिखा हुआ था कि अगर सेवरल पर्सन एग्जीक्यूट कर रहे हैं देन द डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। सेक्शन 25 में लिखा हुआ था कि अगर किसी अनअवॉइडेबल या अर्जेंट रीजन के कारण डॉक्यूमेंट समय में रजिस्टर नहीं हो पाया देन एन एक्सटेंशन ऑफ फर्दर 4 months may be granted, that is the total time limit will be 8 months, but in such case in case of delay beyond 4 months a penalty of up to 10 times the registration fees can be levied by the registrar या सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार उसके ऊपर में 10 गुना तक की पेनल्टी लगा सकता है ओरिजिनल फीस का। अगर कोई डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हो रहा है देन इट मस्ट बी रजिस्टर्ड whenever the document arrives in India within 4 months फ्रॉम दी अराइवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया। डॉक्यूमेंट जब इंडिया में आए तब से 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। विल के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इसको आप जब चाहें तब रजिस्टर करा सकते हैं एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज ऑप्शनल। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? तो रजिस्ट्रेशन शुड बी विद द सब रजिस्ट्रार, उस सब रजिस्ट्रार के पास जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी लाई कर रही है होली या पार्टली। सेक्शन 29 कहता था कि जो अगर और कोई डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन का तो इट कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड या फिर एनीवेयर वेयर द पार्टीज डिजायर, जहां पे भी एग्जीक्यूटिंग पार्टीज डिजायर करेंगे वहां पे, या तो फिर जहां पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है वहीं पर आप उसको रजिस्टर कर लो। यानी आपकी मर्जी है, जैसे विल है तो हम जहां चाहें वहां पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही जगह पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जैसे खास करके इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एल्सवेयर विल बी हेल्ड टू बी वॉइड। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उस रजिस्ट्रेशन के कारण हम मूवमेंट नहीं करना चाहते तो हम एक छोटा हिस्सा अपने शहर का भी बेच दे रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, अपने शहर में भी छोटा सा हिस्सा बेच दे रहे हैं और दूसरे शहर का भी थोड़ा सा हिस्सा उसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो मल्टीपल सिटीज इन्वॉल्व हो गए। तो जैसे मान लीजिए इलाहाबाद भी इन्वॉल्व है, वाराणसी भी इन्वॉल्व है,
तो फिर इन दैट केस इलाहाबाद में भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि वो रहता हो जौनपुर में और वो कहे कि जौनपुर की थोड़ी सी ज़मीन हम इसमें, आप समझ लो इलाहाबाद वाराणसी के पास किसी जगह पे रहता है, ठीक है, कोई और एरिया भी ले सकते थे, तो मान लीजिए अच्छा जौनपुर ही ले लेते हैं, तो वहाँ पे अगर वो कहता है कि थोड़ी सी ज़मीन हम यहाँ की भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वहाँ की ज़मीन क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि वहीं पे रजिस्ट्रेशन हो सके। तो अगर उस जगह की थोड़ी सी ज़मीन को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि वो रजिस्ट्रेशन जौनपुर एरिया में हो सके, तो इसे गलत नहीं माना जाएगा, ये भी चल सकता है। जैसे हो सकता है हम कहें कि हम हमारे लिए वाराणसी इलाहाबाद आना मुमकिन नहीं होगा, तो हम इस जगह पे करवा लेते हैं, इस जगह की भी थोड़ी सी ज़मीन आपको दे देते हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं मानी चाहिए। हालांकि बहुत स्पेसिफिक सा माइनर सा पॉइंट है। सेक्शन 30 के अंदर में कहा गया कि कोई भी रजिस्ट्रार के पास में डिस्क्रिशन है कि वो किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करे या ना करे, और बेसिकली अगर कोई सब रजिस्ट्रार है तो वो सब रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट को लेकर के खुद भी रजिस्टर कर सकता है। इस पॉइंट को हम कट कर रहे हैं। हमने आपको सिखाया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी और कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो सेक्शन 17 में दिया हुआ है कि किसका किसका कंपल्सरी है और सेक्शन 18 में दिया हुआ है किसका किसका ऑप्शनल। 17 में दिया हुआ है कि कंपल्सरी अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे कितने भी रुपए की हो, कितने भी रुपए की अगर गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको सिखाया था, जो कि आपके जीटीजी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो अगर कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है जो कि परपोर्ट कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है टू सीडेल, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश, कोई भी आरटीआई, राइट टाइटल या इंटरेस्ट of the value of 100 rupees or more in a immovable property situated in a district to which this act is applicable, then it should be registered. Basically this act is applicable to the whole of India, entire India के ऊपर में ये कानून लागू होता है, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर एज वेल, ठीक है। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ सीडेल, यानी कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि एक्नॉलेज करता है रिसीप्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द अबव पर्पस, और लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे ईयर टू ईयर हो या रिजर्व्स इन ईयरली रेंट या फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, तो इन लीजेस को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। एक्सेप्शंस क्या हैं, किसी कंपोजिशन डीड को आपस में कोई सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड हो गई, उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। कोई शेयर अगर आप खरीद रहे हैं, कोई डिबेंचर अगर इश्यू किया जा रहा है, कोई इंडोर्समेंट हो रहा है, कोई डिक्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, इंडोर्समेंट ऑफ अ मॉर्गेज डीड या सर्टिफिकेट ऑफ सेल। अब आगे पढ़ा जाए, रेडी? आपको पता है आप कब किसी चैप्टर को कह सकते हैं कि वो तैयार हो गया? जब आपके माइंड में वो चैप्टर इस तरीके से घूम रहा हो, इस तरीके से घूम रहा हो कि आपको उसको पढ़ने के लिए आपको किताब खोलने की या कॉपी खोलने की जरूरत ना पड़े, आपके माइंड में चल रहे हो कि हाँ इसमें ये सारे टॉपिक्स और हर एक टॉपिक के अंदर में ये सारी चीजें थी। जब उतनी क्लैरिटी के साथ में आपके दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर फिट हो, तब आप मानो कि हाँ वो चैप्टर तैयार हो गया। एंड आफ्टर दैट यू शुड ट्राई क्वेश्चंस, आफ्टर दैट यू शुड ट्राई क्वेश्चंस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा अपने ये कोई चैप्टर आया, नहीं तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बस उसको एक बार पढ़ ले रहे हो, लेकिन आप लोग उसको माइंड में बैठा नहीं पाए हो, तब तक आपको वो चैप्टर आया नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ये दोनों सेक्शन हम हटा रहे हैं, सीधे सेक्शन 32 पे आ रहे हैं, प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर कौन किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम जमीन बेच रहे हैं सिद्धि को, ठीक है, तो क्या मेघना जा करके कह सकती है कि हम डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा देते हैं? जाना ही तो है, हम चले जाते हैं,
साथ में 2-4 विटनेसेस को ले जाते हैं, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं चल सकता। डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन जा सकता है? जो उसको खरीद रहा है, जो उसको बेच रहा है, वही लोग जाएंगे। बेसिकली आप किस चीज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं? आप ये देखो, ये गलत है। आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। अरे तो किस चीज का करा रहे हैं? आप डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। समझो, आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो रही है। यू आर रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस चैप्टर डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दिस चैप्टर डील्स विद, तो those person, I have made a sale deed. I have made a sale deed. I am selling a property, Siddhi is buying the property, I am the seller, Siddhi is the buyer. There are two witnesses and we have already created a sale deed. Now this sale deed relating to property has to be registered with the registrar, sub registrar. समझे कि नहीं समझे? तो who will be going for the registration? कौन जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए? जिन लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वो लोग जाएंगे उस डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन। तो किसने एग्जीक्यूट किया है? साहब हमने किया, हम सेलर थे। इन्होंने किया, ये बायर थे। समझे कि नहीं समझे? तो सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग या क्लेमिंग अंडर द सेम, तो पर्सन हु हैव एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट। In the case of a copy of decree या order claiming under the decree या order, यानी अगर डिक्री या ऑर्डर की बात है जो कि कोर्ट से आता है, तो जो उसके अंडर में क्लेम कर रहा है, जो उसका अधिकार ले रहा है, तो वो भी जाकर के उसको रजिस्टर करा सकता है। या हमारे रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी जा सकते हैं। सर अभी तो आपने कहा था कि खुद जाना पड़ेगा, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी भी जा सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल विल हम खुद अपने जीते जी रजिस्टर करा सकते हैं। हमारे मरने के बाद जिसके नाम पे विल बनाए हैं या जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर के भी उस विल को रजिस्टर करा सकता है। विल का रजिस्ट्रेशन मरने के बाद भी हो सकता है, तो मरने के बाद हम खुद तो कराएंगे नहीं, ठीक है। तो कौन कराएगा? रिप्रेजेंटेटिव। या अगर हमने किसी को असाइन करके रखा होगा तो वो उसका असाइन नहीं कराएगा, ठीक है। जनरली ये विल वगैरह के केस में हो गया। या से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माइनर है, बच्चा है, ठीक है, तो अगेन रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। असाइनी, जब हम किसी को कोई अधिकार देते हैं तो उसे कहते हैं असाइनी, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी जा सकता है, या उसका एजेंट जा सकता है। और सच पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड का मतलब कि इसके बाद जो लिखा हुआ है उस तरीके से। इसके बाद क्या लिखा हुआ आपको बताते हैं। देखो इसमें लिखा गया कि एजेंट ऑफ सच पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द पावर ऑफ अटॉर्नी। यानी आपका एजेंट है, आपका रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी ऐसा हो जो कि ड्यूली ऑथराइज्ड हो बाय द पावर ऑफ अटॉर्नी। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ, एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या होता है? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने मैंने आदित्य को एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देके रखा हुआ है कि मेरे पास में समय नहीं रहता, तो जितने भी हमारे ऐसे ऑफिशियल वर्क हैं या एक रिलेटिंग टू सेल परचेज का कोई भी काम है, बिजनेस से जुड़े हुए काम धंधे हैं, वो आप आदित्य हमारी तरफ से कर सकते हो। ये मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास में है कि अगर हमारी किसी डॉक्यूमेंट पे साइन की जरूरत पड़े तो आप हमारे बिहाफ पे उस साइन को कर सकते हो। आई हैव गिवन यू दिस पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन उस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर हम चाहते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, तो हमें एक स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि इस जमीन को खरीदने के लिए जो भी कार्य होंगे या जो भी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी मैं सन ऑफ दिस ये रिसाइडिंग एट दिस देता हूं टू आदित्य सन ऑफ दिस रिसाइडिंग एट दिस। समझ गए? तब जाकर के इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी।
तो अगर हम किसी को अपना एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी चुन रहे हैं तो हमको उसे एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी। नाम क्या है इसका? स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विल नॉट डू। तो सेक्शन 32 में लिखा हुआ है कि कौन कौन उसको प्रेजेंट कर सकता है, और सेक्शन 33 में लिखा गया कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, in order to be recognized as giving the authority to get the document registered should be executed before and then authenticated by the registrar within whose district या sub district the principal resides। यानी पहले से पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जानी चाहिए, और जो रजिस्ट्रार है उसको ऑथेंटिकेट करेगा, पहले देखेगा कि आपको प्रॉपरली पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है या नहीं मिली। अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इज रिक्वायर्ड, अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विल नॉट डू। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से काम धंधा हमारा नहीं चले। आप लोग ऐसा करेंगे, कुछ 4 पन्ने की जगह एक बार, या चलो यहीं से लिखते हैं, बाद में आगे पीछे कहीं भी लिख देना। अगर डील आउटसाइड इंडिया हो रही है, इंडिया में उसका एजेंट है, तो काम चल जाएगा, लेकिन उसको एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मिलनी चाहिए। हाँ, सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ा है मैंने आपको? हु मे प्रेजेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। Any person executing the document may present for registration in case of registration or decree or order of court, comma, डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट की अगर बात हो, द पर्सन claiming under it can apply for it। representative or assignee of such person duly appointed agent representative or assignee with a special power of attorney। सेक्शन 33 में लिखा हुआ है, a special power of attorney is required to authorize the agent
रिप्रेजेंटेटिव और असाइन to register the document on behalf of original क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई आप लोग को? अच्छा, इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग ऑफिस। अब देखिए इसमें क्या है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर रजिस्ट्रेशन करने से पहले ना कुछ इंक्वायरी कर सकता है। जैसे हमको ध्यान है कि जब हम लोग एक घर खरीदने गए थे, भगवान की दया से हमको ये मौका मिला कि हम एक घर खरीदने गए, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम रजिस्ट्रार के पास गए थे तो आई वॉज दी बायर पार्टी, बगल में सेलर थे, 3 सेलर्स थे, तीनों वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो हम और अजय सर भी वहाँ पे मौजूद थे एज बायर। अब हम लोग जब वहाँ पे गए तो वो सेलर से पूछ रहे थे, अरे भाई आपको पैसा मिल गया है ना, इसमें जो लिखा है वो पैसा आपको मिल गया है कि नहीं मिल गया, ऐसा वो किससे पूछ रहे थे? सेलर से पूछ रहे थे। तो वो हर एक का नाम पढ़ रहे थे, उसको वेरीफाई कर रहे थे, और फिर उसके बाद सेलर से उन्होंने वेरीफाई किया कि तुमको पैसा मिल गया कि नहीं। पता चला उसमें ऐसा तो नहीं फर्जी लिख दिया, ये मिला। तो फिर उसके बाद जाकर के उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, यानी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ इंक्वायरी किया कि नहीं किया। हालांकि बड़ी बेसिक सी इंक्वायरी, लेकिन और भी चाहे तो इंक्वायरी किया जा सकता। तो फॉर रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट द पर्सन एग्जीक्यूटिंग सच डॉक्यूमेंट। अब तुम लोग इस शब्द को समझ रहे होगे, समझ रहे हो कि किसको रजिस्टर किया जा रहा है? डॉक्यूमेंट को। तो वो पर्सन जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, या उनके रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज्ड असाइनी या ऑथराइज्ड एजेंट, मस्ट अपीयर बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर विद इन द टाइम अलाउड फॉर प्रेजेंटेशन। दिए गए समय में आपको अपीयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ये चाहे, इसमें लिखा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन अगर ये चाहें तो फिर उसके एक इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर इनको कुछ, जैसे अगर से फॉर एग्जांपल हमें किसी को विटनेस के तौर पे बुलाना हो या पूछना हो, कुछ पूछताछ करनी हो, तो पूछताछ भी की जा सकती है। जो भी रिक्वायर्ड इंक्वायरी है, ये चाहे तो उसको करने से पहले कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने से पहले, क्योंकि रजिस्ट्रार के ऊपर में बहुत जिम्मेदारी है। सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के ऊपर में बहुत जिम्मेदारी है। ठीक है, बात को समझ गए? जस्ट मिनट।